तो बेटा स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी होती है ये एक मटेरियल की, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे डेंसिटी होती है, मास होता है, वॉल्यूम होता है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लेकिन ये करता क्या है? इसका काम होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है रेजिस्ट करना, तो ये किसी चीज को रेजिस्ट करेगा। ये किसको रेजिस्ट करता है? तो ये रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को, या ये कह सकते हैं इट रेजिस्ट करंट। ये करंट को रेजिस्ट करेगा या फ्लो ऑफ चार्जेस को ये रेजिस्ट करेगा। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज को ये क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है। कौन? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो रेजिस्टेंस के हम लोग यूनिट की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है ओम, OHM। बेटा ये OHM ओम है, ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो क्या होती है? OHM ओम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो देखिए रेजिस्टेंस कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे लेंथ पे डिपेंड करेगा, जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कौन कौन सी हमने बातें करी, किस पे डिपेंड कर रहा है, देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहला, रेजिस्टेंस जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये आपको याद रखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी बात करी जाएगी, दूसरी बात क्या होती है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, अब एक क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? तो देखिए दो तरीके के एरिया होते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करी जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सिलेंडर है, ठीक है, आपके पास ये एक सिलेंडर था, तो सिलेंडर का अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करी जाएगी तो इसका ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो इसका जो ये वाला एरिया होता है, ठीक है, जो पेन है इसका जो ये लेटरल है या कर्व्ड एरिया जो होता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि उसका हम लोग ने कर्व जोड़ा प्लस दोनों साइड जो आगे पीछे वाले थे क्रॉस सेक्शन जो थे दोनों को ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेकिन यहाँ पे कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होता है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और ये क्या होगा? ये एक सर्कुलर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया यूज हो रहा है, दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। यहां से हमको क्या पता चला? यहां से हमको पता चला, ये आर स्मॉल ले लेते हैं, मींस आर इज रेडियस। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब ये रेजिस्टेंस है एंड दिस इज व्हाट? दिस इज रेडियस ऑफ कंडक्टर। ये रेडियस है कंडक्टर का, अगर कंडक्टर कैसा है? सिलिंड्रिकल है। तो दो बातें हमको यहां से पता चली, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी बात पता चली, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए हम लोग इसको और छोटे फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फिर क्या करेंगे? फिर दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे। जब दोनों को कंबाइन किया गया तो क्या देखा गया? देखिए क्या मिला हम लोग को मिला ये, जब दोनों को कंबाइन किया मतलब इन दोनों फॉर्मूलेस को, इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को जब कंबाइन किया, कंबाइनिंग बोथ वी गेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल गया? एल अपॉन ए मिल गया। अब क्या करना है? अब हमको इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना और इक्वल टू का साइन लगाना है। इक्वल टू का साइन लगाया तो यहां क्या लगा देंगे? के इंटू एल अपॉन ए लगा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिल गया हमारे पास? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, आर इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन ए। यहां पे देखिए के क्या है? के एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है? रेजिस्टिविटी इसको कहते हैं बेटा, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। और इस रेजिस्टिविटी को आगे चल के रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा? इस रो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड रो। रो से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? रेजिस्टिविटी को।
तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो देखिए फॉर्मूला जो फाइनल बना, क्या बना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल रहा है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब देखिए हमने दो बातें करी आपसे। पहली बात क्या करी कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी बात क्या करी, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। दो और फैक्टर्स होते हैं जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो भी आप समझ लीजिए। एक होता है टेम्परेचर, एक क्या होता है, टेम्परेचर होता है जिसपे डिपेंड करता है। ठीक, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो भी समझ लीजिए। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसके साथ ही साथ क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक और चीज होती है कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो चार बातें हो गई बेटा। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल आप लोग समझ रहे होंगे कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि वो कंडक्टर क्या करता है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, मतलब उसको पास होने देगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इंसुलेटर की अगर बात करी जाए, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, तो ये सब जो मटेरियल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते, और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने दे रहे हैं इसलिए इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किनका, इंसुलेटर्स का। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि कंडक्टर जो होंगे, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो कह सकते हैं। लेकिन जीरो एक सुपर कंडक्टर नाम की चीज होती है। सुपर कंडक्टर की अगर बात करें, सुपर कंडक्टर की, तो सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। लेकिन सुपर कंडक्टिविटी जो है वो इजी फिनोमेना नहीं है, उसको आसानी से नहीं हम लोग अटेन कर सकते। क्यों, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी एक बहुत ही कम टेम्परेचर पे मिल सकती है हम लोग को। तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर पूछा जाए क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए एब्सोल्यूट जीरो के बराबर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन, ठीक है। और जीरो केल्विन आप लोग समझ सकते हैं, जीरो केल्विन क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। और इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये ऐसे मटेरियल को क्या बोला जाएगा, ऐसे मटेरियल को बुलाएगा सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है जिसमें आपको पता चला दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हमारा पहला फॉर्मूला है रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, जैसे आप ये समझ सकते हैं जैसे डेंसिटी होता है, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, ठीक है, विच हेल्प्स इन अपोजिंग द फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज को अपोज करने में मदद कर रहा है वो कौन है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। तो रेजिस्टिविटी याद रखना आपको सिर्फ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला होता है टेम्परेचर और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है। क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमको ये पता चला कि रेजिस्टेंस जो था वो चार चीजों पे डिपेंड कर रहा था, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी की बात करी जाएगी तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करती है। पहला क्या होता है, टेम्परेचर, और दूसरा क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ की। लेकिन उससे पहले मैं आपको रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बता देता हूं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए कैसे निकाली जाएगी एसआई यूनिट। हमको फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये हमको फॉर्मूला पता है। क्या करना है, ए को ऊपर भेज देना है, एल को नीचे भेज देना है। क्या मिल जाएगा, R इंटू ए अपॉन एल। ये किसका फॉर्मूला मिल जाएगा, रो का फॉर्मूला मिल गया। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिल गया R इंटू ए अपॉन एल। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, तो एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर यहां लिख दीजिए। लेंथ की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर लिख दीजिए। ये मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या मिली, ओम डैश मीटर, तो ओम डैश मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ
रेजिस्टिविटी। तो हमने भी आपको बताया रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। इतना आप लोग से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो क्या है, जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो देखिए जो हमारा टॉपिक है ये है ओम्स लॉ। इसमें हम लोग को सबसे पहले तो ये सर्किट डायग्राम समझना है कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो इस सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो सबसे पहले आपको एक बैटरी दिखाई पड़ रही है। बैटरी में दो टर्मिनल्स हो गए, एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया। करंट निकलेगी पॉजिटिव से और किधर जाएगी, इधर पूरा सर्किट कंप्लीट करेगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ और चीजें हैं जो आप लोग को समझनी है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रही है, करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो यहाँ पॉजिटिव लगा दीजिए यहाँ निगेटिव लगा दीजिए। अब करंट इधर कैसे आ रही होगी, तो इस तरीके से आ रही होगी, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो करंट है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है, या ये कह सकते हैं इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। प्लस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सर्किट डायग्राम। ये रियोस्टैट है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है रियोस्टैट का, अगर आप सिंबल देखेंगे तो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये रियोस्टैट का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, तो आपको याद रखना है वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दोनों का सिंबल एक जैसा ही बता दिया है, वो थोड़ा सा गलत है, तो आप लोग इस चीज को समझिएगा। दिस इज रियोस्टैट एंड दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रियोस्टैट का फंक्शन क्या है, तो देखिए ओम्स लॉ स्टेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, ये जो हमारे पास रेजिस्टर था, ठीक है, इस रेजिस्टर पे करंट देखी गई और पोटेंशियल डिफरेंस देखा गया। जो एम मीटर है, ये एम मीटर क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, किसके अक्रॉस, अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस क्या मेजर हो रहा था, करंट मेजर हो रहा था और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा था। लेकिन जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो कई सारी रीडिंग्स ली जाती हैं। कई सारी रीडिंग्स कैसे ली जाएंगी, जब हम लोग एक रियोस्टैट लगाएंगे, क्योंकि रियोस्टैट का फंक्शन क्या होता है, रियोस्टैट का फंक्शन ये होता है कि रियोस्टैट में ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये की टाइप की चीज है। ठीक है, इसको जॉकी कह सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, जब मूव करते हैं तो क्या होता है, जो करंट होती है सर्किट में वो चेंज हो जाती है। ये एक रजिस्टर टाइप का है, इसका रेजिस्टेंस चेंज होता रहेगा। जब हम लोग इस जॉकी को मूव कराएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होने से जो सर्किट में करंट था वो करंट चेंज होता रहेगा। मतलब हमारे पास जो रीडिंग्स हैं उनमें कई रीडिंग्स लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस रियोस्टैट को यूज करते हैं। क्योंकि रियोस्टैट क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, या ये कह सकते हैं कि रियोस्टैट का फंक्शन क्या है, सर्किट में करंट को चेंज कराना इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, टू चेंज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द मेन फंक्शन ऑफ रियोस्टैट। अब देखिए हुआ क्या, हम लोग ने किया ये, मतलब ओम ने किया ये कि इन्होंने क्या किया, V की और एम्पियर मतलब करंट की रीडिंग्स ली। अब जैसे मान लीजिए रीडिंग्स इन्होंने कुछ इस तरीके से ली, जैसे मान लीजिए एक तरफ लिख दिया V, एक तरफ लिख दिया I। कैसे रीडिंग्स ली गई वो देखिएगा। इन्होंने सबसे पहले वोल्ट मीटर चेक किया, फिर एम मीटर चेक किया। ठीक है, मान लीजिए वोल्ट मीटर में रीडिंग इनको दिखाई पड़ी कितनी, 1 वोल्ट दिखाई पड़ी। हो सकता है करंट कितना था, 0.5 एम्पियर था। फिर इन्होंने रियोस्टैट पे चेंजेस किए, मतलब ये जो जॉकी थी इसको मूव कराया। जब इसको मूव कराया गया तो यहाँ पे हो सकता है वोल्टेज 2 वोल्ट आ गया हो। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था ये कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। तो हो सकता है जो करंट रह गई हो वो 1 एम्पियर की रह गई हो। ठीक है, ये सब चीज देखी गई है। इसके बाद थोड़ा और इन्होंने चेंज किया, जब थोड़ा और चेंज किया तो यहाँ 3 वोल्ट आ गया। जब 3 वोल्ट आया तो यहाँ क्या देखा, 1.5 एम्पियर हो गया। मतलब क्या यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे जब ऐसी इनको रीडिंग्स दिखाई पड़ी, कुछ इसी तरीके की उनको रीडिंग्स दिखाई पड़ रही थी, और जब ऐसी उनको रीडिंग्स दिखाई पड़ रही थी तो वहां से उनको एक बात पता चली। क्या बात पता चली, कि जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ रही है, देखिए V की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है उसी तरीके से करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब क्या हुआ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ये समझ सकते हैं आप लोग, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस दिस कंडक्टर, और वी कैन से रेजिस्टर। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, ये जो I है, तो करंट यहाँ पे देखिए जो आ रहा होगा ये I होगा। ठीक है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट है किसका, ओम्स लॉ का। लेकिन
बच्चे अगर इतना लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको एक और चीज स्टेट करनी पड़ेगी, क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए और फिजिकल कंडीशंस जो भी हैं कमरे की या जो भी एक्सपेरिमेंटल लैब है उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए? वो कांस्टेंट होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते रहना चाहिए। तब हमको क्या पता चलता है? तब हमने देखा कि जो करंट फ्लो हो रही थी दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। अब समझिए V और I हम लोग को मिल गया। V और I की जो टेबल मिल रही है, फिर इस टेबल के हिसाब से क्या किया गया? एक ग्राफ बनाया गया जिसको कहते हैं VI ग्राफ। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? VI ग्राफ। अब देखिए ग्राफ में क्या हुआ, तो इतना सब लोग ने लिख लिया होगा। अब बेटा समझिए VI ग्राफ में हमको क्या समझना है। देखिए VI ग्राफ क्या होता है? V हमने लिया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किस तरफ ले रहे हैं? Y एक्सिस पे ले रहे हैं। I किधर लिया? X एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, तो X एक्सिस पे हमारे पास करंट है और Y एक्सिस पे क्या है हमारे पास में? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या देखा गया? देखिए यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज कई सारी आ गई थी, हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब देखिए हम लोग क्या करें, यहाँ हम लोग पहले पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास I था, 0.51 है तो मान लीजिए 0.5 ये हो गया, 1 यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया 1.5। और इसी तरीके से हमने क्या किया? इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस में भी कर लिया। 1 2 3 था तो यहाँ पे चलिए ले लिया 1, यहाँ ले लिया 2 और यहाँ ले लिया 3। ये वोल्ट में है और इधर क्या है? एम्पियर में है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट कहाँ मिल रहा है? 1 वोल्ट पे और 0.5 एम्पियर पे। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, ये पहला पॉइंट हो गया आपके पास में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं तो 2 वोल्ट 1 एम्पियर। 2 वोल्ट कहाँ है? 2 वोल्ट ये है, ये 1 एम्पियर है, ज्वाइन कर दिया है, सेकेंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है? 3 वोल्ट और 1.5 एम्पियर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब जब आप क्वेश्चंस देखेंगे उसमें अप्रोक्सीमेट होगा, अप्रोक्सीमेट आपको दिखाई पड़ेगा कि वैल्यूज कहीं ना कहीं सेम तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे आपको तो एग्जैक्ट दिखाई पड़ रहा है। फिर आपने क्या देखा? एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि अगर करंट जीरो होती, अगर रेजिस्टर पे करंट जीरो होती तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता? जीरो। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारे हमेशा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है? इसको फ्री हैंड आपको ज्वाइन कर देना है। जब आप इसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगी? अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ रही है? एक स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है, स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ रही है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्लोप क्या होगा? अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस VI ग्राफ। इस VI ग्राफ का स्लोप क्या होगा? VI ग्राफ का क्या पूछा जाएगा? स्लोप के बारे में पूछा जाएगा। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस VI ग्राफ। तो स्लोप कई बार हम बताए हैं आप लोग के, स्लोप होता क्या है? तो स्लोप होता है, स्लोप यहां बता देते हैं, स्लोप होता है चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस। चेंज इन Y एक्सिस क्या हो जाएगा? डेल्टा V हो जाएगा, क्योंकि Y एक्सिस पे देखिए क्या है? V है। ठीक, X एक्सिस में चेंज हो रहा है तो X एक्सिस पे है क्या? करंट है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा I। ठीक है, और अभी हमने फॉर्मूला देखा था, हम लोग ने फॉर्मूला क्या देखा था? हम लोग ने फॉर्मूला देखा था V वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे समझिए हम लोग ने देखा था। अब इक्वल टू का साइन लगा दीजिए पे, तो इक्वल टू का साइन जैसे ही लगाया जाएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के इक्वल टू का साइन जब लगाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KI। और इसी K को क्या बोलते हैं? इसी K को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो V का फॉर्मूला क्या बन गया? RI या V इज इक्वल टू IR। ये हमारे पास फॉर्मूला किसका मिल जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मिल जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? V इज इक्वल टू IR। तो अगर R की वैल्यू आप देखेंगे, यहां से रेजिस्टेंस देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? V अपॉन I मिल जाएगा। ठीक, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या मिल गया? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको मिला V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन I इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ये हम लोग को फिलहाल मिल गया। ठीक है, तो R का फॉर्मूला क्या मिल गया? V अपॉन I मिल गया। अब देखो यहां पे भी तो V अपॉन I लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। तो हमको ये पता चला कि स्लोप क्या देगा? VI ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको? रेजिस्टेंस देता है। और देखो हर पॉइंट पे जो स्लोप है, स्लोप होता क्या? ये एंगल ही तो स्लोप होता है, ये एंगल ही तो स्लोप है। और हर पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे देखो, चाहे इस पॉइंट पे देखो, चाहे इस पॉइंट पे देखो, हर पॉइंट पे जो एंगल दिखाई पड़ रहा है ये क्या होगा? सेम होगा। मतलब स्लोप इस पूरे उसमें क्या है? सेम है। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वैल्यू होगी।
ठीक है, इस केस में जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसी वैल्यू हो जाएगी, कांस्टेंट। और हमने जो आर लगाया था वहां पे वो क्या था, वो एक कांस्टेंट था भी। इसका मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये होता है। और ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राफ। आपको बोर्ड में एक ग्राफ बताने को आएगा, ग्राफ बनाना होगा, टेबल बनानी होगी, ओम्स लॉ एक्सप्लेन करना होगा, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ। तो आपको दिखाना पड़ेगा स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन बदल दिया जाए, क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि टेल मी टेल व्हाट इज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ। आपसे पूछ लिया गया कि बताइए IV ग्राफ का स्लोप क्या होता है, तो समझिएगा चेंजेस हो जाएंगे बेटा। IV ग्राफ में और VI ग्राफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएगा वो भी समझिए, ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा उसको समझिएगा। IV ग्राफ जब बोला जाएगा, IV ग्राफ का मतलब क्या है कि Y एक्सिस पे करंट है और X एक्सिस पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए IV ग्राफ की बात करी जाए अगर, चीजें बिल्कुल वही रहेंगी, लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, करंट, यहां क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब Y पे क्या आ गया, करंट आ गया, X एक्सिस पे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। हमको स्लोप का मतलब पता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, Y एक्सिस चेंज इन Y एक्सिस अपॉन चेंज इन X एक्सिस। Y एक्सिस पे क्या था, करंट था, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा I, अपॉन यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा V। तो स्लोप का फॉर्मूला बन गया डेल्टा I अपॉन डेल्टा V। अब डेल्टा देखिए V इज इक्वल टू आई आर होता है, हमको पता है, ठीक है। तो अगर I अपॉन V निकालना है तो आप R को उधर भेज दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R। देखिए R जब उधर आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, और V को इधर की ओर भेज दीजिए। 1 अपॉन R का फॉर्मूला क्या बन गया, I अपॉन R, I अपॉन V बन गया, I अपॉन V। इसको आप लोग थोड़ा सा ट्रांसपोज करके देखिएगा। क्या करना है, R को आप LHS पे भेजेंगे तो R नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन R बन गया। V जो है उसको RHS में भेजेंगे तो V नीचे आ जाएगा, तो I अपॉन V बन गया। तो I अपॉन V किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ठीक है, IV ग्राफ का स्लोप पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको एक और नाम दिया जाता है कंडक्टेंस। क्या नाम दिया जाता है, कंडक्टेंस इसका नाम होता है, ठीक है। और इसकी अगर यूनिट पूछी जाए तो वहां पे ओम थी, OHM, ओम थी उसकी यूनिट, तो कंडक्टेंस की यूनिट भी उल्टी हो जाएगी, तो MHO हो जाएगी। क्या हो जाएगी, MHO मतलब मो, ठीक है। रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, MHO मो हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी कंडक्टेंस की। एक और चीज समझ लीजिए, मान लीजिए रेजिस्टिविटी का इनवर्स पूछा जाए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट किसका, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ में जो हमको फॉर्मूला मेन मिला वो क्या मिला, V इज इक्वल टू IR मिला। इससे ज्यादा और इससे कम आपको कुछ भी ओम्स लॉ में नहीं पढ़ना है।